जरा सोचिए, यूनाइटेड नेशंस की एक बैठक चल रही है, दुनिया भर के देशों के प्रतिनिधि सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं और तभी अचानक एक महिला उठती है और एक ऐसे देश की तरफ से बोलने लगती है जो जो दुनिया के नक्शे पर है ही नहीं। एक काल्पनिक देश, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा। और ये कोई मजाक नहीं था, ये सच में हुआ। फरवरी 2023 में, मतलब पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे एक भगोड़े अपराधी का बनाया हुआ एक नकली देश दुनिया की सबसे बड़ी संस्था तक पहुंच गया। तो ये कहानी सिर्फ एक घोटाले की नहीं है, ये इस बात की है कि कैसे विश्वास, टेक्नोलॉजी और बेशर्मी का इस्तेमाल करके हकीकत को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। आज की हमारी खास चर्चा इसी स्वामी नित्यानंद और उसके काल्पनिक देश कैलासा पर है। हमें जो जानकारी मिली है वो ध्रुव राठी के एक वीडियो से है। तो सवाल यही है कि एक भगोड़ा अपराधी जिस पर भारत में इतने गंभीर आरोप हैं, वो दुनिया की सबसे बड़ी संस्था को धोखा देने में कामयाब हुआ कैसे? चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ये नित्यानंद आखिर है कौन और ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, इसका असली नाम है अरुणाचलम राजा शेखरन। जन्म हुआ 1 जनवरी 1978 को तमिलनाडु में। इसके शुरुआती जीवन के बारे में ज्यादातर बातें तो वो इसके अपने ही दावे हैं। अच्छा, जैसे कि 10 साल की उम्र में उसे दिव्य अनुभव हुए। जो बातें रिकॉर्ड पर हैं वो ये हैं कि उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया और करीब 17-18 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। और फिर साल 2000 में उसने अपना पहला आश्रम खोला। एक मिनट, भारत में तो गुरुओं और आश्रमों की कोई कमी नहीं है, तो आखिर इसमें ऐसा क्या खास था कि ये इतना मशहूर हो गया? मतलब लोग इसकी तरफ खिंचे क्यों? इसके 3 मुख्य कारण थे। पहला, इसका अंदाज बहुत नाटकीय था। वो एक परफॉर्मर था एक तरह से। दूसरा, वो बड़ी बड़ी बातें करता था, ऐसी शक्तियां होने का दावा करता था जो किसी के पास नहीं होती। जैसे कैंसर ठीक कर देना, इस तरह की बातें। हाँ, कैंसर ठीक कर देना, मुर्दों को जिंदा कर देना। लेकिन सबसे बड़ा कारण थी उसकी भाषा। वो योग और आध्यात्मिकता को अंग्रेजी में सिखा रहा था। और इसने एक खास पढ़े लिखे शहरी वर्ग को, जिसमें इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, कॉर्पोरेट जगत के लोग थे, उनको अपनी तरफ खींच लिया। उन्हें लगा कि ये कोई मॉडर्न गुरु है जो उनकी भाषा में बात कर रहा है। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। पढ़े लिखे समझदार लोग ऐसी बातों में आ कैसे जाते हैं? क्या ये सिर्फ अंग्रेजी में बोलने का कमाल था या ऐसे गुरु लोगों की किसी गहरी जरूरत को पूरा करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ भाषा का खेल नहीं है, बिल्कुल नहीं। अक्सर जो लोग एक तार्किक दुनिया में जीते हैं वो अपने जीवन में एक आध्यात्मिक खालीपन महसूस करते हैं, और नित्यानंद जैसे लोग उसी खालीपन को भरते हैं। वो विज्ञान और अध्यात्म को मिलाने का नाटक करते हैं, क्वांटम फिजिक्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जिससे पढ़े लिखे लोगों को लगता है कि हाँ, ये बातें तर्कसंगत हैं। ये एक बहुत सोची समझी बिजनेस स्ट्रैटेजी थी। उसने एक ब्रांड बनाया, एक टारगेट ऑडियंस चुनी और उसे बेचा। और देखते ही देखते 2010 तक तो अमेरिका के दर्जनों शहरों में उसके ध्यान केंद्र खुल चुके थे। लेकिन फिर 2010 में कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। एक वीडियो सामने आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। बिल्कुल। एक बाबा जो ब्रह्मचर्य का दावा करता था, वो एक तमिल अभिनेत्री के साथ एक बहुत ही कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में कैमरे पर पकड़ा गया। और ये वीडियो न्यूज चैनलों पर आग की तरह फैल गया। किसी भी आध्यात्मिक गुरु के लिए ये तो करियर खत्म कर देने वाला स्कैंडल था। तो उसकी प्रतिक्रिया क्या थी? जाहिर है उसने मना ही किया होगा। उसने सिर्फ मना नहीं किया, उसने विज्ञान को ही चुनौती दे दी। पहले तो कहा कि वीडियो नकली है, फिर खुद को नपुंसक और वर्जिन घोषित कर दिया। और जब बात नहीं बनी तो एक कदम और आगे बढ़ गया। क्या कहा उसने? दावा किया कि 12 साल की उम्र में उसके शरीर में एक जेनेटिक म्यूटेशन हुआ था, जिसकी वजह से वो न तो पुरुष है और न ही महिला। मतलब तर्क की सारी हदें पार कर दी। ये तो अविश्वसनीय है। लेकिन वीडियो तो था, बाद में फोरेंसिक जांच में क्या निकला? 2017 में फोरेंसिक विभाग ने साफ कर दिया कि वीडियो असली था। हाँ। और मामला और भी गंभीर तब हो गया जब वीडियो रिकॉर्ड करने वाली उसकी अनुयायी आरती राव सामने आई। अच्छा। और उसने नित्यानंद पर 5 साल तक बलात्कार करने का आरोप लगाया। यहीं से पुलिस और कोर्ट कचहरी का मामला शुरू हुआ। नित्यानंद हिमाचल प्रदेश भाग गया, जहां से उसे गिरफ्तार किया गया, और वो 50 से ज्यादा दिन जेल में भी रहा। तो यहाँ पे तो उसका करियर खत्म हो जाना चाहिए था। मतलब एक सेक्स स्कैंडल, बलात्कार के आरोप, जेल, इसके बाद भी लोग उसके पास क्यों आ रहे थे?
यहीं पर भारत में ऐसे बाबाओं का सबसे बड़ा दांव काम आता है। उसने बड़ी चालाकी से अपने ऊपर लगे आरोपों को व्यक्तिगत हमला नहीं बल्कि हिंदू धर्म पर हमला बता दिया। हाँ बिल्कुल, उसने अपने भक्तों को यकीन दिलाया कि अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए उसे निशाना बना रही हैं, और इस एक चाल ने आरोपों को भरोसे की लड़ाई में बदल दिया। उसके अंध भक्तों के लिए अब उसका समर्थन करना धर्म की रक्षा करने जैसा हो गया था, और उसका धंधा फिर से चल पड़ा। तो एक तरफ उस पर इतने गंभीर आरोप लग रहे थे और दूसरी तरफ वो खुद को बचाने के लिए और भी अजीबोगरीब बातें करने लगा। ऐसा लगता है जैसे वो एक विवाद को और बड़े विवाद से ढकने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल, ये एक पैटर्न है। जैसे जैसे कानूनी शिकंजा कसता गया, उसके दावे और भी ज्यादा हास्यास्पद और खतरनाक होते गए। 2014 में आश्रम में एक महिला की रहस्यमयी मौत हुई। 2019 में एक भक्त ने अपनी नाबालिग बेटियों को बंदी बनाने का आरोप लगाया, और इसी दौरान वो ऐसे दावे कर रहा था जो सुनने में मजाकिया लगें, पर असल में वो अपने भक्तों का ब्रेन वॉश कर रहा था। जैसे कि वो जानवरों से बात करने वाला दावा। हाँ, सितंबर 2018 में उसने ऐलान किया कि वो 1 साल में गाय और बैल को तमिल और संस्कृत बोलना सिखा देगा। उसने कहा कि उसने इसके लिए एक सॉफ्टवेयर भी बना लिया है। इसके अलावा उसने एल्बर्ट आइंस्टाइन के फॉर्मूला E=mc² को भी गलत ठहरा दिया। एक मिनट, ये सिर्फ मजाक नहीं लग रहा, ये एक पैटर्न है ना? पहले जानवरों को सिखाने जैसी अविश्वसनीय बात, फिर विज्ञान को ही चुनौती देना। वो हर बार अपनी हदें और आगे बढ़ा रहा था, शायद ये देखने के लिए कि लोग कितना विश्वास कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये एक तरह का फिल्टर मैकेनिज्म था। जो कोई भी इन बातों पर सवाल उठाता, उसे अविश्वासी या कमजोर भक्त कहकर बाहर कर दिया जाता। जो बचते वो लोग थे जो बिना सवाल किए कुछ भी मानने को तैयार थे। और फिर उसने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। कौन सा? उसने राजीव मल्होत्रा के साथ बैठकर एक बिजनेस आइडिया पर बात की। प्रस्ताव यह था कि बिल गेट्स और वॉरेन बफे अपनी आधी संपत्ति, यानी करीब $50 बिलियन, उसे एक पुनर्जन्म ट्रस्ट में दें। $50 बिलियन? और वो क्या करेगा उस पैसे का? वो वादा करता है कि ये पैसा उनके अगले जन्म में उन्हें लौटा देगा। लौटाएगा कैसे? मतलब सोचिए, बिल गेट्स और वॉरेन बफे के साथ मीटिंग चल रही है और कोई उन्हें आत्मा पर जीपीएस का बिजनेस प्लान समझा रहा है। ये तो किसी फिल्म का सीन लगता है। उसने यही कहा था कि उनकी आत्मा पर एक जीपीएस लगाकर ये पता लगाया जाएगा कि वो अगले जन्म में कहाँ पैदा हुए हैं। ये बातें हमें और आपको मजाकिया लग सकती हैं, पर ये उसके भक्तों के मन में उसकी छवि को लार्जर देन लाइफ बना रही थी। लेकिन उसका एक बयान वो सिर्फ मजाकिया नहीं बल्कि बहुत डरावना था। क्या था वो? उसने कहा कि दुनिया के 20% गैर जिम्मेदार लोगों को खत्म कर देना चाहिए, और ये हिंसा नहीं बल्कि एक सर्जरी होगी। ये तो बहुत खतरनाक सोच है। तो इन सब दावों के बीच भारत में कानूनी मामलों का क्या हुआ? नवंबर 2019 तक गुजरात पुलिस उसे अपहरण के एक मामले में गिरफ्तार करने के लिए तैयार थी। जब पुलिस उसके आश्रम पहुंची तो वो गायब था। पता चला कि वो नेपाल के रास्ते एक नकली पासपोर्ट पर देश छोड़कर भाग चुका है। तो वो भाग गया। ज्यादातर अपराधी भागकर छिप जाते हैं, लेकिन इस आदमी ने तो कुछ और ही किया। उसने वो किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। भागने के बाद उसने एक वीडियो जारी किया जिसमें खुद को परम शिव घोषित कर दिया और कहा, कोई भी मूर्ख अदालत मुझ पर मुकदमा नहीं कर सकती। और इसके ठीक बाद दिसंबर 2019 में उसने कैलासा की घोषणा कर दी, एक संप्रभु हिंदू राष्ट्र। और उसने फिर वही हिंदू खतरे में है वाली कहानी का इस्तेमाल किया और कहा कि यह देश दुनिया भर के सताए हुए हिंदुओं के लिए है। लेकिन एक देश बनाने के लिए तो जमीन चाहिए। ये कैलासा था कहाँ? शुरू में तो खबरें थीं कि उसने इक्वाडोर के पास कोई द्वीप खरीदा है। वो सब अफवाहें थी। असल में कैलासा कोई द्वीप नहीं था। ये एक डिजिटल साम्राज्य था। एक बहुत ही प्रोफेशनल वेबसाइट, अपना झंडा, संविधान, राष्ट्रगान और यहां तक कि पासपोर्ट भी। पासपोर्ट? एक डिजिटल देश का पासपोर्ट, उसका क्या काम? पासपोर्ट पर लिखा था कि ये धारक को 11 आयामों और 14 लोकों में मुफ्त प्रवेश देता है। उसने अपना खुद का रिजर्व बैंक बनाया और कैलाशियन डॉलर नाम की मुद्रा जारी की। अच्छा। जिसका मूल्य 1 तोला सोने के बराबर बताया गया। उसने अपने इस डिजिटल देश को हिंदू धर्म का वैटिकन और खुद को पोप की तरह हिंदू धर्म का सर्वोच्च गुरु पेश करने की कोशिश की और लोगों को फंसाने के लिए मुफ्त नागरिकता की पेशकश की। और क्या लोगों ने इसके लिए आवेदन किया? आपको जानकर हैरानी होगी, 12 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया।
ये दिखाता है कि एक मजबूत ऑनलाइन मौजूदगी और धर्म का इस्तेमाल करके लोगों को एक काल्पनिक दुनिया पर यकीन दिलाना कितना आसान है। यहाँ तक तो ये एक ऑनलाइन ड्रामा लगता है, लेकिन कहानी ये खत्म नहीं हुई। यूएन वाली घटना कैसे हुई? यहीं से ये घोटाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचता है। नित्यानंद सिर्फ एक वेबसाइट बनाकर नहीं रुका, उसने कैलासा को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने के लिए दुनिया भर में अपने डिप्लोमैट्स भेजने शुरू कर दिए। और फरवरी 2023 में विजय प्रिया नित्यानंद नाम की एक महिला, जो खुद को कैलासा की स्थायी राजदूत बता रही थी, वो जिनेवा में यूएन की एक बैठक में पहुंच गई और वहां उसने भारत पर नित्यानंद को सताने का आरोप लगाया। दुनिया भर के मीडिया में ये खबर छा गई। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब यूएन में घुसपैठ करना एक बात है, लेकिन अमेरिका के एक बड़े शहर के साथ समझौता करना, वो नेवाक वाला किस्सा क्या था? 2023 में कैलासा ने न्यू जर्सी के एक बड़े शहर नेवाक के साथ एक सिस्टर सिटी एग्रीमेंट साइन कर लिया। उन्होंने शहर के मेयर को यह कहकर धोखा दिया कि कैलासा इक्वाडोर के पास एक असली द्वीप राष्ट्र है जो मानवता के लिए काम करता है। और उन्होंने मान लिया? हाँ, जब मीडिया ने इस धोखे का पर्दाफाश किया तो शहर को शर्मिंदगी के बीच वो समझौता रद्द करना पड़ा। ऐसा ही एक घोटाला उन्होंने पराग्वे में एक सरकारी अधिकारी के साथ भी किया, जिसकी वजह से उस अधिकारी को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। मतलब ये सिर्फ एक ऑनलाइन ड्रामा नहीं था, ये लोग असल में दुनिया के दूसरे कोनों में जाकर सरकारों और अधिकारियों को धोखा दे रहे थे। वाह, ये तो एक अलग ही लेवल का आत्मविश्वास है। और ये आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि वो अब सच में जमीन हड़पने की योजना बनाने लगे। 2024 में कैलासा के लोग अमेज़न के जंगल में जमीन हासिल करने की कोशिश करते हुए पाए गए। वे टूरिस्ट बनकर बोलिविया पहुंचे और वहां के आदिवासियों को धोखा देने की कोशिश की। अमेज़न के जंगल में ये कैसे हुआ? क्या प्लान था इनका? प्लान बहुत शातिर था। उन्होंने आदिवासियों को उनकी जमीन के लिए 25 साल की लीज के बदले हर साल $1 लाख देने का वादा किया। आदिवासी समुदाय के लिए ये एक बड़ी रकम थी, लेकिन जो एग्रीमेंट उन्हें दिया गया वो अंग्रेजी में था। अच्छा। और जब उसकी जांच हुई तो पता चला कि लीज की अवधि 25 साल की जगह 1000 साल लिखी हुई थी। 1000 साल? और क्या शर्तें थे? शर्तें और भी खतरनाक थी। अग्रीमेंट में लिखा था कि कैलासा को उस जमीन पर पूरी संप्रभुता मिलेगी, यानी वो उनका अपना देश होगा। सारे प्राकृतिक संसाधन, लकड़ी, पानी, खनिज सब उनके होंगे। और सबसे खतरनाक शर्त यह थी कि अगर कैलासा पर कोई हमला होता है तो अमेज़न के आदिवासी उसकी रक्षा करेंगे। मतलब वो आदिवासियों को अपनी निजी सेना बनाना चाहते थे। बाप रे। लेकिन किस्मत से एल डिबर नाम के एक बोलिवियन अखबार के कुछ पत्रकारों को इसकी भनक लग गई। उन्होंने इस पूरे घोटाले का पर्दाफाश कर दिया। इसके बाद बोलिविया की सरकार हरकत में आई, सभी समझौते रद्द कर दिए गए और कैलासा से जुड़े 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो आज की स्थिति क्या है? क्या कैलासा का खेल खत्म हो गया? कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका घोटाला पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। अब उसकी वेबसाइट पर इसे दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल हिंदू राष्ट्र बताया गया है। यानी अब वो खुद मान रहे हैं कि इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। नित्यानंद अभी भी फरार है, लेकिन उसके YouTube चैनल पर हर दिन एक अनजानी जगह से उसके वीडियो आते हैं, जहां वो एक आलीशान कुर्सी पर बैठकर खुद को भगवान के रूप में प्रस्तुत करता है। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिर्फ एक धोखेबाज की कहानी तो नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी हमें ये भी दिखाती है कि आज के डिजिटल युग में हकीकत कितनी लचीली हो सकती है। कैसे एक मजबूत ऑनलाइन उपस्थिति धर्म और लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल करके एक पूरी काल्पनिक दुनिया को सच के रूप में पेश किया जा सकता है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि जानकारी के इस युग में सच और झूठ के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है। और हम अपने श्रोताओं के लिए एक अंतिम सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे। जब कोई व्यक्ति या संस्था धर्म, राष्ट्रवाद या किसी गहरी भावना का सहारा लेकर असाधारण दावे करती है, तो विश्वास करने से पहले सवाल पूछना कितना जरूरी हो जाता है। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम किसी विचार पर क्यों और कैसे विश्वास करते हैं और हमारा विश्वास हमें कहाँ तक ले जा सकता है।